Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. Now, सबसे पहले आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको इस नए साल के अंदर आपकी सारे के सारे ड्रीम्स, जितने भी चीज़ें आप चाहते हैं वो सब की सब चीज़ें पूरी हों। आपको बस अपनी तरफ से बहुत सारा हार्डवर्क करना है और पैशनेटली अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। हार्डवर्क और डेडिकेशन, यही दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको आपका हर ड्रीम कंप्लीट करने में आपकी सहायता करेंगी। ठीक है, सो इसी बात पर आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है दैट इज 1 जनवरी 2024, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला न्यूज़ है दैट इज अबाउट अ प्लेस। सो ये एक प्लेस इन न्यूज़ है, इसका नाम है मोरेह। सो मोरेह बेसिकली एक टाउन है जो कि मणिपुर के अंदर सिचुएटेड है और इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहीं पर मोरेह टाउन लोकेटेड होता है। नाउ बॉर्डर एरिया के कारण ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, बिकॉज यहाँ का जो वुडन यानी कि लकड़ी से बने हुए आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोनों ही कंट्रीज़ में, भारत में भी और म्यांमार के अंदर भी। इसके अलावा बॉर्डर टाउन होने के कारण यह एक मेजर कमर्शियल सेंटर है इंडिया और म्यांमार के बीच में, और साथ ही साथ इंडिया और म्यांमार के ट्रेड करने के लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट भी है। सो आपको ध्यान रखना है मोरेह टाउन जो है वो मणिपुर के अंदर लोकेटेड है और स्ट्रेटेजिकली इंडिया और म्यांमार दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो, अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाउन है। आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको अनाउंस किया है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसका जो बनना है, मतलब जब वो बनेगा तो उसका टेन्योर क्या रहने वाला है, क्या क्या पीरियड रहेगा, कौन इसको लीड करेंगे, उसके बारे में एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आई है। सो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन जो होता है वो हर साल मतलब हर 5 साल पर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, जो कि आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन्ड है। इसका एम क्या होता है? इसका एम ये होता है कि जितना भी टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं, वो लोग जो अपना टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पेमेंट करने के कारण जितना पैसा गवर्नमेंट के एक्सचेकर के अंदर आता है उस पर्टिकुलर पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब किस तरीके से बांटा जाएगा बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स। मतलब देखिए, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए काम करने के लिए और कुछ पैसा अलग अलग स्टेट्स को चाहिए। तो कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, कितना पैसा स्टेट्स को मिलेगा, पहली चीज तो। और जब स्टेट्स के अंदर बंटवारा होगा तो कौन से स्टेट को कितना कितना पैसा मिलेगा। मतलब पहला जो डिवीजन है वो यूनियन और स्टेट के बीच में, और दूसरा डिवीजन स्टेट और स्टेट्स के बीच में। ये सारा चीज जो डिसाइड होता है ये फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है। और फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 280 के अंदर होता है। ठीक है, अब तक टोटल 15 फाइनेंस कमीशन है वो राइट नाउ भी एक्टिव है। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको रिसेंटली अनाउंस किया गया है। नाउ ध्यान रखिएगा, एक फाइनेंस कमीशन हमेशा 5 साल के लिए कार्यरत होता है, मतलब 5 साल तक काम करता है। 16th फाइनेंस कमीशन जो है 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस टाइम में स्टार्ट होगा एंड 2030-31 तक वो काम करने वाला है। सो 5 साल का जो पीरियड है वो 26 से लेकर के जो 31 तक का जो पीरियड है उसके बीच में होने वाला है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है 16th फाइनेंस कमीशन को लीड कौन करेगा, हु इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? द आंसर इज अरविंद पंगड़िया। अरविंद पंगड़िया जो है वो नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, उनको अभी 16th फाइनेंस कमीशन का मेन चेयरमैन बनाया गया है। नाउ ये पर्टिकुलर न्यूज जो है वो जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हर एक स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर अगले 1 से 2 सालों के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली 16th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है, एंड साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। ठीक है, सो आई होप आप ये पर्टिकुलर न्यूज आइटम समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं एक पेमेंट सिस्टम के बारे में जिसका नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो समझिए, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है वो बैंक लेड मॉडल है। बैंक लेड मॉडल का मतलब होता है जिसको बैंक ने ही इनिशिएटिव लेकर के स्टार्ट किया है, जिसका मेन एम क्या है कि बेसिकली वो पॉइंट ऑफ सेल और जो माइक्रो एटीएम्स होते हैं उसको इस्तेमाल करके आधार कार्ड को यूज करते हुए पैसे विड्रॉ करने में हेल्प करेगा। समझाता हूं आपको। देखिए, मान लेते हैं कि रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज के अंदर अभी बैंक का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है
अभी भी बहुत सारे गांव के इलाके ऐसे होते हैं जहां पर बैंक की फैसिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसके कारण क्या होता है, जो वहां के रूरल एरियाज के जो सिटीजन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो लोग प्रॉपर्ली बैंकिंग फैसिलिटीज को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं लोगों को हेल्प करने के लिए बैंक्स ने जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, बैंक अपने कुछ जो लोग होते हैं, मतलब जो बैंक के अंदर जो काम करते हैं, जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को वो भेजते हैं दो डिफरेंट डिवाइसेस को लेकर के। पहला तो POS, ठीक है, POS आप जानते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है, समझिए। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप का मशीन होता है, जिस मशीन के अंदर आप अपना कार्ड डाल करके पेमेंट कर सकते हैं, राइट। उस पर्टिकुलर जो मशीन होती है उसी को पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है। ठीक है, सो पहली चीज़ तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन, और दूसरी चीज़ होती है माइक्रो ATM। माइक्रो ATM का मतलब है नॉर्मल साइज का जो ATM होता है वो बहुत बड़ा होता है, राइट, और ऑब्वियसली उसको हर जगह कैरी करके मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए छोटे छोटे साइजेस के जो ATMs होते हैं उनको लेकर के बैंक जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में रूरल एरियाज़ के अंदर भेजता है। ठीक है, और रूरल एरियाज़ के अंदर भेज करके वहाँ पर जो लोग होते हैं उनमें से किसी को भी अगर बैंकिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करना होता है तो उनको इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली टेक्निक इस्तेमाल की गई है रूरल एरियाज़ के अंदर बैंकिंग पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, इस पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम का नाम है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जब पेमेंट होता है उस पेमेंट को मतलब निकालने के लिए या फिर पैसे को जमा कराने के लिए आपको यहाँ पर ATM कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, रादर आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। नो, ऐसा क्यों? देखिए, जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं कि जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सबको ऑलरेडी आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड दोनों के साथ ही लिंक कर दिया गया है, राइट। मतलब कि आपके आधार कार्ड की जानकारी को इस्तेमाल करके बैंक आपकी एक्चुअल अकाउंट नंबर तक भी पहुंच सकता है। इसी पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है AEPS मेथड के अंदर, जहां पर बैंक क्या करती है, जब इस पर्टिकुलर माइक्रो ATM को भेजती है, माइक्रो ATMs में आपको अपने ATM को इस्तेमाल ना करके आपको सिंपली अपने आधार कार्ड को इस्तेमाल करना होता है। और इस पर्टिकुलर आधार कार्ड को इस्तेमाल करते समय आपको अपने बायोमेट्रिक को इस्तेमाल करना होता है। मतलब आपका जो भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, मतलब आपका जो अंगूठे का निशान है, उसको इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है, इसी पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए। अब देखिए, जो AEPS आया है इसके कारण जो पहले OTPs का जितना भी नीड होता था, फिर बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, IFSC कोड चाहिए, राइट, फिर जितनी भी डिटेल्स चाहिए होती थी, और इसके अलावा होता है ना बहुत सारे कार्ड के डिटेल्स चाहिए होते थे पहले जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करने जा रहे हैं, तो इन सारे ही डिटेल्स का जो नीड था उसको ख़त्म कर दिया है। बिकॉज अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका आधार नंबर चाहिए और आपके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से आपको ऑथेंटिकेट करना है, और आपका जो पैसा है आप वो निकाल भी सकते हैं और वो जमा भी करा सकते हैं। नाउ न्यूज़ में क्या है, आई होप आप पहले तो AEPS जो मेथड है उस मेथड को समझ गए। अब देखिए, न्यूज़ ये है कि जो वेजेस है, मतलब जो भी सैलरीज वगैरह मनरेगा स्कीम के अंदर दी जाएगी, इसका देखिए MGNREGS, इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, वही जो मनरेगा जो था, मनरेगा को ही चेंज करके इस पर्टिकुलर नाम के थ्रू डाला गया है। ठीक है, उसको रिवैम्प किया गया है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने ये बोल रहा है कि मनरेगा स्कीम के अंदर जितने भी वेजेस सब दिए जाएंगे वो सारी ही वेजेस अब AEPS को इस्तेमाल करके दिए जाएंगे, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके दिए जाएंगे। मतलब कि अब वो पैसे हाथ में नहीं दिए जाएंगे। सेकेंड, वो बैंक अकाउंट के थ्रू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको उसको निकालने के लिए ATM जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जो हमारा NPCI है, NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक लिमिट निकाला है कि जब भी कोई पर्सन आधार को इस्तेमाल करके पैसे निकाल रहा है तो वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकता एक बार में। ठीक है, सो एक मैक्सिमम ट्रांजेक्शन का जो लिमिट लगाया है वो 10,000 रुपीज़ है। ऑलराइट, इसके अलावा एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये पता चला कि जितने भी AEPS ट्रांजेक्शन हुए हैं उनमें से मोर देन 34% ऐसे थे जो कि फेल हो गए। नाउ फेल क्यों हो गए? रीजन ये था कि कभी कभी क्या होता है, बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाती है। समझिए, मेजॉरिटी लोग जो ये सब काम करते हैं, जो मनरेगा के अंदर काम करते हैं, वो लोग कौन होते हैं? वो या तो फार्मर्स होते हैं या फिर डेली वेज वर्कर्स होते हैं। अब इनको अपना जो मेजॉरिटी काम करना पड़ता है अपने हाथों से करना पड़ता है ना। हाथों से लगातार काम करने के कारण अक्सर ऐसा देखा गया है कि 5 साल 10 सालों के अंदर, ठीक है, क्या होता है, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो धीरे धीरे फिंगरप्रिंट जो है धीरे धीरे फेड अवे होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि धीरे धीरे वो कम लाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं।
जिसके कारण जब वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं तो बायोमेट्रिक वो एक्सेप्ट नहीं करता है और वो मिसमैच हो जाते हैं। ठीक है, पहला रीज़न तो ये है। इसके अलावा कभी कभी बैंक का जो सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होता है बिकॉज ये रूरल एरिया की बात है। ठीक है, और कभी कभी उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है, इसके कारण वो पेमेंट कैंसिल हो जाता है। सो 34% जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है अभी भी फेल हो रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी यहाँ भी हमारे बैंकिंग सिस्टम को काम करने की जरूरत है, इसको और ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है। ठीक है, सो आई होप आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को प्रॉपर्ली समझ गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर ये एक स्टेट न्यूज़ है। ठीक है, तो आप फिर भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारा जो मेन कल्चरल डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से प्रोलिफरेट हो रहा है। राइट, ये इन सब चीज़ों को आप मेंस के आंसर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूज़ इज अबाउट पहला बैसाख। ठीक है, देखिए पहला बैसाख जो है ये बेसिकली बंगाली न्यू ईयर को बोला जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला का मतलब होता है पहला, ये बंगाली वर्ड है पहला, और बैसाख का मतलब है बैसाख, बैसाखी। बैसाखी क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में समझिए, बैसाखी बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल को बोलते हैं। अगर आपने पंजाब का सुना होगा तो पंजाब में बैसाखी जो है न्यू ईयर मनाया जाता है, मतलब बैसाखी के दिन न्यू ईयर को बेसिकली इनॉग्रेट किया जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने किया है। वेस्ट बंगाल ने पहला बैसाख नाम का जो उनका डे होता है उसको बंगाली न्यू ईयर की तरह उनको बेसिकली डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर कि जो पहला बैसाख है वो अब से बंगाल का न्यू ईयर का पहला डे माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर इसको स्टेट डे भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, और एक रीसेंट न्यूज़ ये है कि वेस्ट बंगाल ने अपना स्टेट सॉन्ग को चूज किया है, और स्टेट सॉन्ग कौन सा है, बांग्लार माटी बांग्लार जल। बांग्लार का मतलब है बंगाल की माटी, ठीक है, और बंगाल का जल। सो आई होप दिस इज क्लियर कि बंगाल की माटी बंगाल का जल, इसी को बांग्ला लैंग्वेज में लिखा हुआ है बांग्लार माटी बांग्लार जल, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था इस चीज़ को। इसी को यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली स्टेट सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया है, इसको राइट नाउ एक्सेप्ट किया है। आई होप ये न्यूज़ भी आपको समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो केरला के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है जिसका नाम है इदुक्की। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट जो केरला के अंदर प्रेजेंट है वहां पर ये डैम प्रेजेंट है। नाउ ये एक ग्रेविटी डैम है। आपको ध्यान होगा मैंने ऑलरेडी आपको ग्रेविटी डैम का मतलब समझाया हुआ है। ग्रेविटी डैम का मतलब ये होता है कि ऐसा डैम जहां पर जो पानी है वो ग्रेविटी के फ्लो के साथ नीचे आता है और वो टरबाइन पे गिरता है, जिसके कारण टरबाइन घूमता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ग्रेविटी डैम का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रेजेंट है। 1887 में इसको बनाना स्टार्ट किया था, 1895 में ये बनाना कंप्लीट हुआ था। ब्रिटिशर्स ने इसको यहाँ पर केरला के अंदर बनवाया था। ठीक है, पावर जनरेशन के लिए ऑब्वियसली। अब देखिए ये जो बना है ये बेसिकली आपको नाम से पता चल जाएगा। मुल्ला पेरियार इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये दो डिफरेंट रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे बनाया गया है, जिसका नाम है मुलायार और पेरियार रिवर्स। ठीक है, मुलायार और पेरियार रिवर्स ये दो डिफरेंट रिवर्स हैं जिनके कॉन्फ्लुएंस पे इस पर्टिकुलर डैम को बनाया गया है। तो इसका मेन एम क्या है, ये क्या करता है, पेरियार रिवर से पानी लेता है और तमिलनाडु को कुछ ऐसे रीजन्स में भेजता है जो कि सूखे रीजन्स हैं। सो तमिलनाडु के कुछ एरिड रीजन्स में वो पानी ट्रांसफर करता है पेरियार रिवर से लेकर के। ठीक है, और उन पर्टिकुलर जो रीजन्स हैं वहाँ पर पानी को इरिगेशन यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है जो मुल्ला पेरियार डैम है वो भी तमिलनाडु और केरला के बीच में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कंटेंट भी बना हुआ है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि तमिलनाडु और केरला के बीच में अगर एक कोई डिस्कंटेंट वाला इशू है तो वो मुल्ला पेरियार डैम है। नाउ मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि एग्जैक्टली तमिलनाडु और केरला के बीच में प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। देखिए तमिलनाडु और केरला दोनों को ही इस पर्टिकुलर डैम से पानी मिलता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ था जहां पर ये बोला गया था कि तमिलनाडु ने ये रिक्वेस्ट किया कि जो ये डैम है डैम की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, मतलब जितना पानी इसके अंदर रखा जाता है उसको इंक्रीज किया जाए ताकि तमिलनाडु ज़्यादा पानी ले सके। लेकिन केरला इस चीज़ को मना करता है। केरला कहना यह है कि ये जो डैम है ये बहुत पुराना डैम है, अगर इसमें हम ज़्यादा पानी भरेंगे तो ऑब्वियसली इस डैम की सेफ्टी पे खतरा हो सकता है एंड दैट इज़ वाई हम ज़्यादा पानी इस पर नहीं भर सकते। सो दैट इज द मेन रीजन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु और केरला के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड है। केरला का मानना यह है कि इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं भर सकते, तमिलनाडु चाहता है कि इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी हो सो दैट तमिलनाडु को यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर मिल सके। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये न्यूज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वर्ड को देख रहे हैं लेमन ग्रास तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में।
लेमन ग्रास जो है इसको सिम्पोबोगान भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही लंबी लंबी और पेरेनियल ग्रास होती है जो कि बेसिकली साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, आई होप आप समझ रहे हैं। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर इंसेक्ट रेपेलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती है मॉस्किटो रेपेलेंट्स के अंदर। मतलब कि आपके घरों के अंदर जितने भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स आप इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि अलग अलग कंपनीज के आते हैं, ऑल आउट आता है, राइट। तो अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो जिस पर्टिकुलर फ्यूल को डाला जाता है, जो ऑयल डाला जाता है, वो ऑयल जो है वो लेमन ग्रास से निकाला जाता है। ठीक है, लेमन ग्रास को ही स्क्वीज करके उस पर्टिकुलर ऑयल को निकालते हैं, बिकॉज इसके अंदर नेचुरली इंसेक्ट को रिपेल करने की प्रॉपर्टीज है, मतलब इंसेक्ट को अपने से दूर भगाती है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ समझने वाली बात यह है कि जो लेमन ग्रास है वो तो एक टाइप का घास है, तो इस घास के अंदर ऐसा क्या है कि वो इंसेक्ट्स को हटा रही है। तो समझिए कि लेमन ग्रास के अंदर दो डिफरेंट टाइप के बेसिकली कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक का नाम है सिट्रल, एक का नाम है जेरानियोल। सिट्रल और जेरानियोल दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके रहने के कारण लेमन ग्रास बेसिकली नेचुरली मॉस्किटो को रिपेल करता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि एग्जैक्टली जो नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंस है उसके अंदर जो फ्यूल होता है उसके अंदर कौन सा ग्रास इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा चुका है। नाउ इसके अलावा हम कुछ और देख लेते हैं कि लेमन ग्रास को इस्तेमाल करके और क्या क्या बनाया जाता है। देखिए बहुत सारे स्प्रे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साबुन में इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये एंटी इंसेक्ट्स है। ठीक है, वो बेसिकली आपको अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया से बचा सकता है। ऑयल को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, टी को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप लेमन ग्रास को आप यहाँ पर ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब समझ गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेमन ग्रास से मिलता जुलता एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज एलिफेंट ग्रास। नाउ बीवेयर, यूपीएससी अगर एक बार लेमन ग्रास के बारे में पूछ रहा है तो हमें ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के जो ग्रासेस हैं जो जिनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग है उनके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हम एलिफेंट ग्रास को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। एलिफेंट ग्रास जो है उसको नीपियर ग्रास भी कहा जाता है। वो लार्जली अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो लेमन ग्रास भी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता था और एलिफेंट ग्रास भी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता है। नाउ जिस तरीके से लेमन ग्रास को नेचुरली मॉस्किटो रेपेलेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एलिफेंट ग्रास को बेसिकली लाइव स्टॉक की फीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जो बेसिकली लाइव स्टॉक है हमारा, जो गाय भैंस ये सब बकरियां होती हैं, उनको खिलाने के लिए एलिफेंट ग्रास को इस्तेमाल किया जाता है एंड इसीलिए इसका नाम एलिफेंट ग्रास भी रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बायो एनर्जी के एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसको बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसको ऑयल बनाने में, चारकोल बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा एलिफेंट ग्रास का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो जो पेपर आप देखते हैं, पेपर को बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स, और जैसा हमने डिस्कस किया चारकोल, ऑयल और बायोफ्यूल बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए ये जो पेपर वाला पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आराम से यूपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ ग्रास है जिसको पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द आंसर वुड बी एलिफेंट ग्रास। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा देखिए जो एलिफेंट ग्रास होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। तो डेंस होने के कारण क्या होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं बाउंड्रीज बनाने के लिए। मतलब कि जैसे लेट्स से कि एक पर्टिकुलर हाईवे है और हाईवे के दोनों साइड आपको कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पर एलिफेंट ग्रास को लगा सकते हैं, जिसके कारण जो आपका ये दोनों ही बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये इतना स्ट्रांग होता है और ये इसके रूट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि एलिफेंट ग्रास को इरोजन कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखिएगा कि इरोजन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कोस्टल एरियाज में एलिफेंट ग्रास को लगाया जाता है। सो आई होप आप ये पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम भी समझ गए। तो अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर के अंदर हमारे पास आए थे, हमने उन सबको कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडिटोरियल। नाउ देखिए मेजॉरिटी ऑफ द एडिटोरियल जो आए हुए हैं वो फिर से उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर 2024 के बिगनिंग के बारे में है, फ्यूचर होप के बारे में है, वो चीज़ें अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट एक एडिटोरियल जो आया हुआ है वो काफ़ी अच्छी बात करता है, एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से उसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो एडिटोरियल है दैट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। वो बोलता है कि जब भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, मतलब जब भी सिचुएशन खराब होती है, उस टाइम में बेसिकली डिसीजन मेकिंग कैसा होता है और कैसा होना चाहिए।
अब देखिए, जैसे रिसेंटली एक साइक्लोन आया था मिशवांग, राइट। मिशवांग साइक्लोन के आने के टाइम में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे जिनके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। नाउ हमें ये चीज डिस्कस करना होगा कि जब भी ऐसा कोई बहुत टफ टाइम आता है, मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आता है जो कि बहुत इजी नहीं है, टफ है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस या तो बहुत हैवी हो सकते हैं या फिर कभी कभी बहुत खराब भी हो सकते हैं, राइट। तो हमें इस चीज को इंश्योर करना कि जो भी पर्सन वो डिसीजन ले रहा है और जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो सही है, हमें अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना चाहिए हर एक उस पर्सन पर जो कि ऐसे टफ टाइम्स में डिसीजन लेता है, सो दैट उनके डिसीजन सही हो। बिकॉज देखो, एक पर्सन के डिसीजन यहां पर लार्जर लोगों को इंपैक्ट करते हैं। एक पर्सन का गलत डिसीजन बहुत लोगों की जान ले सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर उन पर्सन की जो भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको अकाउंटेबल ठहराएं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जो ऑथर है यहाँ पर दो मेन केस स्टडीज के बारे में बात करते हैं। एक वो बताते हैं 2015 के फ्लड्स के बारे में। 2015 में बेसिकली चेन्नई के अंदर फ्लड आया था और माना जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में जिस पर्टिकुलर डैम्स, जो अलग अलग डैम्स थे जिनसे वाटर को रिलीज किया गया था, उन सारे के सारे वाटर को रिलीज करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था उन्होंने वाटर रिलीज करने में बहुत ज़्यादा डिले कर दिया था, ठीक है। और ये लगातार इस पर्टिकुलर चीज़ की बात चल रही थी कि अगर पानी का जो बहाव है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज नहीं किया गया तो वहाँ पर फ्लड आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद पानी को सही टाइम पर रिलीज नहीं किया गया था और इतना डिले हो गया था कि उस पर्टिकुलर डैम के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा भर चुका था। और जब उस टाइम में फिर पानी को रिलीज किया गया तो वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण चेन्नई सॉ द वर्स्ट फ्लड्स, सबसे बुरे फ्लड्स देखे थे चेन्नई ने उस पर्टिकुलर टाइम में 2015 में, ठीक है। सो दैट वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ अ बैड डिसीजन मेकिंग। सो ध्यान रखिएगा, वो नेचुरल डिजास्टर तो था ही, बट साथ ही साथ मैन मेड डिजास्टर भी उसको माना जाता है चेन्नई फ्लड्स को, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। जो रिसेंट साइक्लोन मिशवांग आया है उसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया था वो ये था कि देखिए, साइक्लोन की वार्निंग तो हमें पहले ही मिल गई थी, तो वहाँ की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर एरिया का जो इलेक्ट्रिसिटी था उसको काट दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया। नो ऑब्वियसली मेन रीजन क्या था, मेन रीजन ये था कि जिस टाइम में साइक्लोन आता है, साइक्लोन के कारण आसपास के सारे एरियाज में वाटर भर जाता है। तो अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहती है और कहीं पर भी अगर वायरिंग में फॉल्ट होती है तो जो लाइव वायर है, मतलब जो जिंदा वायर होती है, वो अगर किसी भी तरीके से गलती से भी वाटर में टच कर जाए तो उस पूरे वाटर में करंट फैल सकता है, राइट। और उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान जो है वो जोखिम में आ सकती है। सो दिस वॉज वेरी लॉजिकल, बहुत सही डिसीजन लिया गया था कि उस पर्टिकुलर एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया गया था। लेकिन यही चीज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में तब बदल गई जब जहां पर साइक्लोन नहीं आया था उन सारे एरिया का भी जो इलेक्ट्रिसिटी था उसको कट कर दिया गया। और यहां तक कि जब वो वाटर पूरी तरीके से हट चुका था, साइक्लोन खत्म हो चुका था, उसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी को वापस रिवाइव नहीं किया गया, फिर से उसको ऑन नहीं किया गया। दिस वॉज द प्रॉब्लम। सो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना वॉज लॉजिकल, बट वाइडर एरिया को इस्तेमाल करना, मतलब वाइडर एरिया को चूज करना, और इवेंट के पास ऑन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी का वापस ना आना, ये दो चीजें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे। इसके अलावा जो वहाँ की एल्डरली पॉपुलेशन थी, देखिए उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के कट होने के कारण रात के टाइम में, नाइट्स के टाइम में वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना एक्सीडेंट से, इंजरीज से, स्पेशली डार्कर टाइम्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए फ्लड का टाइम जो होता है वो ऑलरेडी बहुत पैनिकिंग टाइप का टाइम होता है, उस टाइम ऑलरेडी हर एक पर्सन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे टाइम में जब डार्कर एरिया होता है और वो कोई भी पर्सन कुछ देख नहीं पाता, तो उस टाइम में चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रिस्क जो नोट किया गया है वो ये है कि रेप्टाइल्स या फिर किसी भी और दूसरे जानवर का घर के अंदर घुसना, इंसेक्ट्स वगैरह का घर के अंदर घुसना, राइट। यहाँ तक कि बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं ऐसे टाइम्स में। इन सब चीज़ों का जो पोटेंशियल है डार्कर टाइम्स में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कट होने के कारण ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्गर टाइम तक कट करने के कारण देखी गई थी साइक्लोन मिशवांग के टाइम में, ठीक है। सो क्या जरूरत है अभी के टाइम में, देखिए एक चीज समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कट करना, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर एक लाइव वायर टूट करके वाटर के अंदर गिर गया तो बहुत सारे जान जोखिम में डाल सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी करेक्ट कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को साइक्लोन के समय में बंद करना ही चाहिए। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही वो सिचुएशन हट जाए, साइक्लोन हट जाए, इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये डिसीजन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, और जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं वो बेसिकली अपने सारे डिसीजंस को जस्टिफाई करना चाहिए अगर कभी भी उनका रिव्यू होता है तो, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके ऊपर एक टाइप की अकाउंटेबिलिटी आए। इसके अलावा डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये इंश्योर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि किसी एक इंडिविजुअल या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास इतनी ज़्यादा पावर ना हो, इतनी ज़्यादा अनचेक पावर ना हो, जहां पर लाखों जाने यहाँ पर दांव पे लगी होती है, मतलब बहुत सारी लाइफ्स यहाँ पर स्टेक पे होती है। उस पर्टिकुलर टाइम्स के अंदर में आप कुछ भी बैड डिसीजन ना ले, इस पर्टिकुलर चीज़ को इंश्योर करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं। पहला चीज़ ये है कि जब भी डिसीजन मेकिंग होती है तो हमेशा वहाँ पर एक हायरार्की बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, मतलब कि एक पर्टिकुलर सिंगल जगह पर डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए। एक पर्सन को सारे के सारे डिसीजन लेने को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर मोर देन वन पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन मेकिंग मेजर डिसीजंस। जब भी कोई मेजर डिसीजंस है तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन ये जो मल्टीपल लोगों की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होगी उसके कारण ये पर्टिकुलर प्रोसेस स्लो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मोर ग्रैनुलर, मतलब और अच्छे तरीके से और ज़्यादा फास्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा हमेशा साइक्लोन्स के समय में एक ओवरसाइट टीम बनानी चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर डिसीजंस को पीरियोडिकली रिव्यू करेगा, और अगर कभी भी ऐसा देखा गया कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो गलत है तो उस पर्टिकुलर डिसीजन को एज सून एज पॉसिबल नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके वहाँ पर न्यू डिसीजन को वहाँ पर वो करना चाहिए, मतलब रिलीज करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको 2015 के फ्लड्स का एग्जांपल दिया कि सबको समझ आ रहा था कि जो वाटर को रिलीज करने में डिले हो रहा है वो एक्चुअली प्रॉब्लम कर सकता है, बट जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी था वो लगातार यही बोल रहा था कि अभी सही समय नहीं है, और उसी कारण उन्होंने डैम का गेट ओपन नहीं किया। बट जब उन्होंने ओपन किया उस टाइम बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है। सो अगर ये उसी टाइम में किसी ओवरसाइट कमेटी ने उस पर्टिकुलर चीज़ को रोक करके सही समय पर अगर पानी को रिलीज करा दिया होता तो आसपास का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा फ्लडेड नहीं होता, ठीक है। सो यही इसका मतलब है कि एक पीरियोडिक रिव्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो ओवरसाइट जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो भी प्रॉपर अकाउंटेबल रहे और सही तरीके से काम करें। आई होप दिस इज क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के जितने भी न्यूज़ इवेंट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने की जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करूंगा। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज फ्रूटफुल टू यू एंड आपको कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें डेफिनेटली सीखने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड आगे अपने फ्रेंड्स तक इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर भेजें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।